इन 5 चरणों ने ही देश में तीसरी बार मोदी सरकार पक्की कर दी है। आपको सपा कांग्रेस को यूपी में पक्का सबक सिखाना है। ये लोग सच्चे मुद्दे नहीं उठाते हैं, ये 2-3 अरबपतियों के काम करते हैं। इंडिया की सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को उठाकर हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। राम भक्तों राम द्रोहियों के बीच में चल रहा है वर्तमान का ये संग्राम। 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है इनको चक्कर आने लगता है कि चाहे जितना जोर लगा लो, आएंगे तो मोदी जी ही। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो लूट और झूठ पर भरोसा करते हैं, जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था उसी तरीके से संविधान मंथन होने जा रहा है। यहाँ पे आपको झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको पंजे का बटन मिलेगा। 2 नंबर के बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है और रिंकिया के पापा को हराना है। रिंकिया के पापा का मतलब क्या हुआ कि बेटी का पिता, ये बेटियों के पिता को हराने में क्यों लगे हैं? हम लोग तो काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तो संविधान लोकतंत्र को खत्म करने की बात की जा रही है। कि रुझान इनके पास भी पहुंच रहे हैं। पता है इनको भी चल गया है कि 5 सीटों में कितनी बुरी तरीके से ये लोग चुनाव हार रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। समय हर खबर से आपको खबरदार करने का है। अब कुल 10 दिन और 2 चरण का चुनाव बाकी है। तब जहां एक तरफ बीजेपी का दावा है कि 5 चरण में 300 से अधिक सीटें वो जीत चुकी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ये दावा करता है कि 4 जून को 200 के भीतर बीजेपी होगी। और इस नंबर गेम के बीच कौन होगा गेम चेंजर? सबसे महत्वपूर्ण तब उत्तर प्रदेश और बिहार हो जाता है, जहां पर 115 में से 1/3 से अधिक सीटों पर अगले 2 चरणों में चुनाव होने हैं। और तब विपक्ष के दावों के विरुद्ध क्या है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की रणनीति? देखिए। 140 करोड़ जनता इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा रही। 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं। आपको इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। सिर्फ 2 चरण की वोटिंग जब बची है, विपक्ष उसी नारे पर तंज कसते हुए बीजेपी के नंबर के साथ गेम हो जाने का दावा करता है। दावा इस बात का कि 4 जून को 400 पार का नारा नहीं चलने वाला। और तब 2 चरण की 115 सीट पर मतदान से पहले दावा प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का भी आता है। जो 5वां चरण हुआ, इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। खुद को जनता का माई बाप समझने वाले इन्हें जनता ऐसी करारी हार देगी, ऐसी करारी हार देगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब 6ठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना। भाइयों बहनों, देश भर के मतदाताओं के लिए सिर्फ 400 पार का लक्ष्य है। 2019 में 5वें चरण तक जो मतदान हुआ, उन सीटों पर एनडीए ने 273 सीट जीतकर बहुमत हासिल कर लिया था। क्या इसी आधार पर गृहमंत्री इस बार भी दावा करते हैं, जहां 5 चरण तक 428 सीटों पर वोट हो चुका है और अमित शाह इसमें से 310 सीट बीजेपी के पास आने का दावा करने लगे हैं? सवाल है कि आखिरी 2 चरण की 115 सीटों के लिए पूरा जोर क्यों और कैसे लगाया जा रहा है? दोनों साझादों ने
एक बार भी भरोसेमंद बात नहीं कही। मैं समझ नहीं पा रहा हूं आखिर ये वोट मांग क्यों रहे हैं भाई। सुन रहे होंगे आप लोग कई बार कांग्रेस पार्टी और हम लोगों को मिलकर के कह रहे हैं शहजादे। इस बार देखना दोनों मिलकर के जो शहजादे ऐसी शह देंगे और जनता ऐसी मात देगी कि इनका पता नहीं लगेगा। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की ये वो जोड़ी है इस वक्त जिनके कंधों पर अंतिम 2 चरण के रण में बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा सीट जिताकर लाने का दारोमदार भी है और चुनौती भी। इन दोनों की ही बात क्यों, पहले इसका आधार देख लीजिए। पहली वजह यह है कि 115 सीटों पर जब 2 चरण में मतदान बाकी है तो इनमें से 43 सीटें अकेले यूपी और बिहार की हैं। दूसरी वजह, आगे के 2 चरण में ही नरेंद्र मोदी की वाराणसी है तो योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर भी। तीसरी वजह, अंतिम 2 चरण में 115 में से 65 सीट बीजेपी 2019 में जीती थी। चौथी वजह, यूपी में अंतिम 2 चरण की 27 में से 7 सीटों पर 2019 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। और पांचवी वजह, बिहार में अंतिम 2 चरण की 16 में से 15 सीटें पिछली बार बीजेपी जेडीयू ने जीती थी। इसलिए यूपी बिहार में मजबूत सीट को बचाए रखने और चुनौती भरी सीट को जीतने के लक्ष्य से नरेंद्र मोदी और योगी की जोड़ी ने रणनीति बनाई है। उत्तर प्रदेश से समझना शुरू करते हैं कि क्या यूपी में कोई चुनौती है। इसलिए आपको मंगलवार को वायरल हुआ एक बयान सुनवाते हैं। अपने चरणों की धूल निरंतर हमें, कुछ लोग जो हमारा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मैं तेली समाज से आता हूं मित्रों, आपके समाज से आता हूं, इसके लिए हमें लोग विरोध करने का काम कर रहे हैं क्योंकि मैं तेली समाज से आता हूं। क्या कोई तेली सांसद नहीं बन सकता है? खुद को तेली समाज का बताते हुए रोते हुए वोट मांगते ये संगम लाल गुप्ता है, उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ सीट से बीजेपी सांसद और फिर से टिकट पाए प्रत्याशी। 5 दिन पहले खुद इन्हीं के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री तक पहुंचे, लेकिन अब की बार प्रतापगढ़ में राजा भैया के किसी के समर्थन में न आने के बाद संगम लाल गुप्ता अपनी जाति बताकर आंसू बहाते एक सभा में दिखे। आज तक मैंने किसी का अपमान नहीं किया, कोई भी समाज का व्यक्ति हो मित्रों, तो आप सब लोगों से मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सब लोग अपने चरणों की धूल निरंतर हमें आप देंगे। यूपी में चुनौती सिर्फ एक सीट की नहीं, इसे ऐसे समझिए 2019 में यूपी के अंतिम 2 चरण की 27 सीटों का हिसाब देखें तो पता चलता है 7 सीटों अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर और घोसी में पिछली बार बीजेपी जीत नहीं पाई थी। तब समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था। 27 में 14 सीट बीजेपी 2 लाख तक के अंतर से जीत पाई थी, 8 सीट 1 लाख के कम अंतर से जीती थी। पूर्वांचल से आने वाली इन सीटों पर पिछड़ों का वोट सबसे अहम माना जाता है। इस बार इंडिया गठबंधन से एसपी ने यहां अपने कोटे की 22 में से 14 सीटों पर गैर यादव ओबीसी प्रत्याशी उतारे और तब देश के 20 से ज्यादा राज्यों में चुनाव होने के बाद जब मोदी योगी के गढ़ में चुनाव आया है तो ताकत पूरी लगाई गई है। समाजवादी पार्टी को 400 सीटों पर चुनाव भी नहीं लड़ रही है और वह कहती है कैसे होगा, तो जनता की ओर से आवाज आती है कि जो राम को लाए हैं नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में रत्ती भर भी कमी नहीं रहने देना चाहते, तभी इस बार 2019 से भी ज्यादा प्रचार वाला दम देखा जा रहा है। यूपी में 2019 में प्रधानमंत्री ने 29 रैली की थी, इस बार 19 रैली कर चुके हैं। 19 में 1 रोड शो किया था, इस बार 5 रोड शो कर चुके हैं। 15 दिन का प्रचार 2019 में किया था, इस बार 13 दिन का प्रचार कर चुके हैं और 9 दिन के प्रचार का समय अभी बाकी है। योगी आदित्यनाथ का प्रचार उत्तर प्रदेश में देखें तो 119 रैलियों के मुकाबले इस बार 118 रैली कर चुके हैं। 2 रोड शो के मुकाबले 6 रोड शो कर चुके हैं। 38 दिन प्रचार 2019 में योगी ने उत्तर प्रदेश में किया था, इस बार 42 दिन का प्रचार कर चुके हैं। 9 दिन का प्रचार का समय बचा है। एक बड़ी खबर इस समय कलकत्ता हाईकोर्ट से आ रही है। फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द करने का आदेश।
कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से आया है। 2010 के बाद से जो भी ओबीसी के प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं उसे रद्द किया जाता है। ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बड़ा निर्णय दिया है। 2000 के बाद से जारी ओबीसी लिस्ट जो है वो गैर कानूनी है। पश्चिम बंगाल में फर्जी जाति प्रमाण पत्र घोटाला के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और उसके बाद ये बड़ा निर्णय दिया है। इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। बताइए इंद्रजीत, क्या कहा कलकत्ता हाईकोर्ट ने, क्या है ये मामला? देखिए सही, एक बड़ा झटका है पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के लिए, क्योंकि 2010 के बाद से आज 2024 तक, मतलब इन 14 सालों में राज्य सरकार ने जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट दिए थे जितने भी लोगों को, कई लाख हो सकते हैं इस वक्त, तो वो सब ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया गया है, उनको इलीगल करार दिया गया है। जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मांसाग के जो डिवीजन बेंच थे वो इसमें फाइनल जजमेंट आज उन्होंने डिलीवर की। एक पीआईएल था चैलेंज करते हुए, जिस प्रक्रिया से ओबीसी सर्टिफिकेट दिए गए थे इतने सालों तक, उसको चैलेंज किया गया था, उसी को रद्द कर दिया है, ये कहते हुए कि जो पुराने आइन है जिसके मुताबिक देना चाहिए था उसको उल्लंघन किया गया है, और जो नया लॉ 2012 में पश्चिम बंगाल में ममता सरकार लाई थी वो इलीगल है, उनके बहुत सारे सेक्शन जो है वो इलीगल है। बहुत धन्यवाद इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। महत्वपूर्ण खबर है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये निर्णय दिया है और ये खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी 17 सीटों पर चुनाव होने बाकी हैं। इस खबर का उस पर असर हो सकता है। चुनाव की ही बात करते हुए हम बात अब कर रहे हैं आजमगढ़ की। पूर्वांचल की वो सीट आजमगढ़ जहां अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव मैदान में हैं, जिन्हें उपचुनाव में पिछली बार बीजेपी के निरहुआ ने हरा दिया था। आजमगढ़ के चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच बयानों का युद्ध चल रहा है। ये जो सेफई परिवार आया है ना यहाँ पे, ये शोषण करने के लिए आया है, आपको ठगने के लिए आया है, फिर ये चले जाएंगे, दोबारा फिर यहां झांकने नहीं आएंगे। ये आजमगढ़ को जिन्होंने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था, उसके कारण आप कहीं बाहर जाते थे, लोग आपको शक की निगाहों से देखते थे। समाजवादी पार्टी अपराधी पालती थी, अपराधियों की फैक्ट्री चलाती थी, माफियाओं की फैक्ट्री चलाती थी। आपके सामने पहचान का संकट था, अरे वो तो निरहुआ आ गया। आज आप जाते हैं, लोग सम्मान की निगाहों से देखते हैं, कहा अच्छा आजमगढ़ से, जहां से निरहुआ सांसद है। जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान हुआ शुरू हुआ है, आखिरी तक जब पूर्वांचल का चुनाव खत्म होगा और 7वें चरण खत्म होंगे, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। जो लोग बुलडोजर से डराते हैं उनका पेपर लीक कौन करेगा? ये जानबूझ करके पेपर लीक किया जिससे नौकरी और आरक्षण न देना पड़े। नौकरी तो सबको मिलती, आरक्षण तो एक सीमित लोगों को मिलता है, लेकिन इन्होंने जानबूझ करके नौकरी के साथ खिलवाड़ की है। ये नौकरी नहीं छीनी है इन्होंने नौजवानों का 1/3 जीवन बर्बाद किया, 1/3 जीवन। कल धर्मेंद्र यादव के लिए डिंपल यादव प्रचार करने आजमगढ़ पहुंची। भोजपुरी में डिंपल ने अपने भाषण की शुरुआत की तो भाषण का वो हिस्सा खूब चर्चा में आया। आजमगढ़ के ई पवित्र पावन धरती के हम दोनों हाथ जोड़कर नमन करत हुई। प्यार और लगाव ऐसी ही बनल रही। आजमगढ़ वो सीट है जहां से मुलायम सिंह यादव जीते, जहां से अखिलेश यादव जीते, लेकिन उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव जीत नहीं पाए थे। इस बार आजमगढ़ में समीकरण किसके पक्ष में बैठ रहा है?
जब इस बारे में बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ से पूछा गया तो वो बताते हैं कि यादव परिवार तो आजमगढ़ हमेशा छोड़ता रहा है। इस बार जनता जवाब देकर मुझे जिताएगी। भोजपुरी में कल डिंपल यादव ने कहा है, आप भी कुछ भोजपुरी में कहेंगे अपने वोटर्स के लिए? हमारे वोटर्स ही आजकल भोजपुरी में गा रहे हैं, गांव-गांव में गा रहे हैं कि 15 महीना में 15 साल से ज्यादा काम करवले बा, केहू जवन ना करे पवलस के निरहुआ देखवले बा। पूरा आजमगढ़ चमके लागल, सबके साफ देखाते बा। आजमगढ़ के बच्चा बच्चा दिनेश लाल यादव के साथ बा। मैं आपका एक वीडियो देख रहा था जहां आप अखिलेश यादव को लेकर भी कुछ गा रहे थे, आपको अगर याद हो। वो लाइन ये थी कि अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटल रहे। अब भौजी आवे चाहे भैया, वही आजमगढ़ जम के लड़ैया, और वही चाहे पार फैसला अटल रहे। अखिलेश हुए फरार, धर्मेंद्र भी हुए फरार, निरहुआ डटल रहे। और इसीलिए आजमगढ़ की जनता ने तय किया है, हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। धर्मेंद्र यादव को कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं? कोई चैलेंज नहीं हो, तो मैदान के बाहर हैं। वो तो खुद ही बोल दिए कि हम जो है हारने के बाद आजमगढ़ कभी नहीं आए, तो हम तो चाहते थे कि अखिलेश यादव ही लड़े। तो पहले से उनको पता है यहाँ रिजल्ट क्या होने वाला है। जी, आखिरी सवाल आपसे, जो जनता आजमगढ़ की है, कुछ उनको गाकर वोट करने की अपील करेंगे? बिल्कुल, मैं जनता से यही अपील भी करता हूँ और निवेदन भी करता हूँ कि ये आपका सबसे बड़ा अधिकार है और आपको मतदान करना है, मतदान केंद्र पे जाना है, और अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो मतदान केंद्र पे जाना है, और आपको जो भी पसंद है वो बटन दबाना है। भोजपुरी में अपील कर दीजिए एक बार। हाँ, ए भैया कमल के बटन दबई है, ए भैया कमल के बटन दबई है, सोचे में तनी को ना टाइम गवई है, सोचे में तनी को ना टाइम गवई है, ए भैया कमल के बटन दबई है। निरहुआ बात करने के लिए। खबरदार में आज के लिए बस इतना है। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज तक HD देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।